नमो नमः। संस्कृत निधि चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत 2023 की भर्ती से साक्षात्कार से संबंधित एक टॉपिक देखेंगे कि बोर्ड पर आप साहित्य का विषय किस प्रकार से पढ़ा सकते हैं। ये एक उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत किया जा रहा है। आप इस टॉपिक को लें, अन्यथा इसके आधार पर किसी दूसरे टॉपिक को लें। बस यहाँ पर यह बोर्ड पर आपको किस प्रकार से उस टॉपिक को पढ़ाना है, उसको पढ़ाने का क्या तरीका रहेगा, कहाँ-कहाँ पर आपको ध्यान देना है, उन सभी बातों को इसमें बताया जाएगा। इससे पहले भी मैंने इंटरव्यू से संबंधित एक वीडियो अपलोड किया था, जिसमें मैंने मेरे स्वयं के अनुभव के आधार पर सारी बातों को बताया था कि किस प्रकार से वहाँ प्रश्न पूछे जाते हैं, किस प्रकार से आपको उनका जवाब देना होता है, मुझसे क्या-क्या प्रश्न पूछे गए। तो यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां जाकर आप उसे देख सकते हैं। और वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के वीडियो में हम किरातार्जुनीयम महाकाव्य का मंगलाचरण देखेंगे कि उसे हम किस प्रकार से पढ़ा सकते हैं। तो यह एक पद्य लिया गया है उदाहरण के तौर पर, तो इसी आधार पर आप अन्य किसी भी पद्य को पढ़ा सकते हैं, किसी से भी ले सकते हैं, नाटक से, गद्य से, चंपू से, कहीं से भी आप कुछ भी ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं। श्रियः कुरूणाम् अधिपस्य पालनीं प्रजासु वृत्तिं यमयुक्त वेदितुं सवर्णिलिंगी विदितः समाययौ युधिष्ठिरं द्वैत वने वनेचरः। ये है हमारा पद्य। तो सबसे पहले आपको, यदि आप जो बोर्ड मेंबर हैं, जो आपको विषय विशेषज्ञ वहां पे उपस्थित होंगे, वे यदि आपको कहते हैं आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी पढ़ाइए, और यदि आपकी साहित्य में रुचि है, आप साहित्य का कोई विषय पढ़ाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप उस पद्य को वहां पर बोर्ड पर लिखेंगे। उस पद्य को बोर्ड पर लिखने के बाद आपको एक बार उसको पढ़ना होगा, और जब तक विषय विशेषज्ञ आपको रुकने को नहीं कहेंगे तब तक आपको उसको पढ़ाते जाना है। और बीच में से यदि वे कोई प्रश्न करते हैं तो आपको उसका जवाब देना है, उनकी बात को सुन करके उसका जवाब देना है। और अन्यथा आपको, जब तक वे आपको रुकने को नहीं कहते हैं तब तक आपको पढ़ाते जाना है। अब आपको कैसे कैसे पढ़ाते चलना है, वही तरीका मैं आपको यहाँ बताने वाली हूँ आज। तो सबसे पहले आपने पद्य को लिख दिया, उसे एक बार पढ़ लिया। उसके पश्चात अब आप एक एक शब्द का अर्थ बताएंगे, और इसके लिए आपको अन्वय के साथ अर्थ बताना होगा। तो सबसे पहले हम अन्वय में लेंगे कुरुणाम अधिपस्य। कुरुणाम अर्थात कुरु जनपद के अधिपस्य, राजा की, श्रियः राजलक्ष्मी का, पालनीम पालन करने वाली, प्रजासुवृत्तिम प्रजा के प्रति व्यवहार को, प्रजासुवृत्तिम प्रजा के व्यवहार को, वेदितुम जानने के लिए, यम अयुक्तः, यहाँ पे दो पद हैं, यम अलग है और अयुक्त अलग है। तो यम अयुक्तः जिसे नियुक्त किया था, सवर्णिलिंगी वह, स अर्थात वह, वर्णिलिंगी ब्रह्मचारी वेशधारी, वनेचरः, अब वर्णिलिंगी वनेचर का विशेषण है, तो सवर्णिलिंगी वनेचरः वह ब्रह्मचारी वेशधारी, वनेचर विदितः जान करके, क्या जान करके, सारा वृत्तांत जान करके, युधिष्ठिरम युधिष्ठिर के पास, द्वैत वने द्वैत वन में, समाययौ लौट आया था। युधिष्ठिर अपने अज्ञातवास के, अपने वनवास के समय में द्वैत वन में रह रहे थे, तो वहां पर वह लौट आया था। तो इस प्रकार से आपने पहले उसका अर्थ बतला दिया। अब उसके बाद आपको किस बात का ध्यान रखना है, अब जो भी आप पद्य पढ़ाएंगे उसमें आपको एक एक शब्द का प्रकृति, प्रत्यय, यदि वहां कोई समास है, वहां पर कोई संधि है, उन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो हम एक एक पद्य के जो एक एक शब्द हैं उसको देखते हैं। अब किस प्रकार से आपको बताना है, तो जैसा कि हम जानते हैं यह हमारा मंगलाचरण है। तो सबसे पहले आपको यही बताना है कि प्रस्तुत पद्य किरातार्जुनीयम का मंगलाचरण है, और किरातार्जुनीयम एक महाकाव्य है। और मंगलाचरण तीन प्रकार के हो सकते हैं, ये सब आपको वहां बोलना है यदि आप मंगलाचरण का कोई पद्य लेते हैं। आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। और प्रस्तुत पद्य में वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण क्या होता है, जहां पर सीधा कथा वस्तु प्रारंभ हो जाती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कथा वस्तु की शुरुआत हो चुकी है, कि जिस वनेचर को भेजा था वह लौट आया है।
तो यहाँ पर किस प्रकार का मंगलाचरण हो गया? वस्तु निर्देशात्मक। अब जब कथा वस्तु बता दी गई है तो फिर आप किस प्रकार से कह सकते हैं? हो सकता है जो विषय विशेषज्ञ हैं उसका ये प्रश्न हो कि यदि यहाँ पर कथा वस्तु बतलाई गई है तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि यह एक मंगलाचरण है? तो देखिए, पद्य के प्रारंभ में श्रीयः पद का प्रयोग हुआ है। तो जो श्री शब्द है, यहाँ पर श्री शब्द का षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। तो जो श्री शब्द है उसको हमारे ग्रंथों में मंगलवाची कहा गया है। तो जो श्री शब्द के से प्रारंभ होने के कारण हम इसको किरातार्जुनीयम महाकाव्य का मंगलाचरण कहेंगे। अब आगे देखिए, श्रीय हो गया हमारा श्री शब्द, ये षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। फिर यहाँ पर देखिए दो पद है, कुरुणाम अधिपस्य। तो कुरुणाम को हम देखेंगे, यहाँ पर कुरु जो है वो मूल शब्द है, उससे अण प्रत्यय हुआ है। तस्य निवास एक सूत्र आता है अष्टाध्यायी में, उस सूत्र से कुरु शब्द से अण प्रत्यय हुआ है और उसमें फिर षष्ठी विभक्ति लगी है। इसी प्रकार अधिपस्य, अधिप किसे कहा गया है? राजा को। ये दुर्योधन के लिए आया है, कुरुणाम अधिपस्य। तो कुरु जनपद का स्वामी कौन है? दुर्योधन। तो अधिपस्य, अधिपस्य का जो विग्रह होगा वो होगा अधिपाति इति अधिपः। अब जो अधिप शब्द है उसका भी आपको ध्यान रखना है कि उसका प्रकृति प्रत्यय क्या रहेगा। तो अधि पा प्लस क, अधि उपसर्ग पूर्वक पा से क प्रत्यय यहाँ पर हुआ है और फिर उस अधिप शब्द में षष्ठी विभक्ति लगकर अधिपस्य रूप बन गया है। इसी प्रकार आगे एक एक शब्द को हम देखते जाएंगे। पालनिम, यहाँ पर भी पाल प्लस ल्युट, ल्युट प्रत्यय है यहाँ पे और उसमें फिर बाद में नीप प्रत्यय हो गया है और फिर पालनी रूप बना और फिर उसमें हमने द्वितीय विभक्ति यहाँ पर लगी है तो पालनीम ऐसा रूप बन गया है। प्रजासु, तो पहले हम प्रजा को बतलाएंगे कि प्रजा कैसे बना। तो प्र उपसर्ग पूर्वक जन धातु से ड प्रत्यय लगा है यहाँ पे न हलंत आएगा। तो और फिर उसमें सु, प्रजासु, जो सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है तो सुप प्रत्यय लगा यहाँ पर। इसी प्रकार वृत्तिम, तो वृत्त धातु है उसमें तिन प्रत्यय लगा है और फिर अम लग गया है, सु औजस अम, तो द्वितीय विभक्ति हो गई है यहाँ पे। अयुंक्तः, ये हमारा क्रियापद है। तो युज धातु है, यहाँ पर भी हलंत रहेगा, युज प्लस लंग लकार। तो लंग लकार का ये रूप है और क्योंकि जो स है वो प्रथमा का एक वचन का रूप है तो यहाँ पर भी क्रिया जो लगी है वो कर्ता के अनुसार प्रथमा विभक्ति का एक वचन लगेगा। इसी प्रकार वेदितुम, तो यहाँ पर विद धातु है और तुमुन प्रत्यय है। वर्णी लिंगी, अब वर्णी लिंगी में दो पद हैं, एक है वर्णी और एक फिर बनेगा वर्णी लिंगी। तो पहले हमें वर्णी को समझाना होगा। तो वर्ण से इनी प्रत्यय लगने पर वर्णी बना और फिर हम वर्ण लिंग में जब इनी प्रत्यय लगाएंगे तो वहां से बनेगा वर्णी लिंगी। इसी प्रकार वनेचर, वने चरती इति, जो वन में विचरण करता है, इस प्रकार से ये तो हुआ इसका समास। और इसको हम यदि प्रकृति प्रत्यय देखेंगे तो वने प्लस चर प्लस ट, यहां पर सुप का अलुक हुआ है वने में, सप्तमी विभक्ति में अलुक हुआ है सप्तमी में। इसी प्रकार विदितः, विद प्लस इतच प्लस सु, एक तो इस तरह से बन सकता है, ये इतच प्रत्यय भी इसमें लग सकता है या फिर विद प्लस त, ये भी इसमें लग सकता है। द्वैत वने, द्वैताख्यम वनम द्वैत वनम, द्वैत नाम का जो वन है वह द्वैत वन, और क्योंकि सप्तमी का है तो तस्मिन, जब भी हम समास करते हैं तो जो भी विभक्ति उसमें लगी होती है उसको हमें अंत में लगाना होता है। इसी प्रकार युधिष्ठिर, तो युधि रणे स्थिर इति युधिष्ठिरः, ये युधिष्ठिर का समास हो गया है और युधि में भी सप्तमी विभक्ति है और यहाँ पर भी सप्तमी का अलुक हुआ है। एक सूत्र आता है हलंतात् सप्तम्याः संज्ञायाम, इस सूत्र से जो युधि की सप्तमी विभक्ति है उसका लोप नहीं हुआ है। इस अगला जो शब्द है वो है समाययौ, यहाँ पे है समाययौ, समयायौ नहीं है, ये समाययौ, इसके अकॉर्डिंग देखिए आप, ये समाययौ, वो टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो सम प्लस आ प्लस या, ये हमारा इसका प्रकृति प्रत्यय है और ये परोक्ष लिट लकार का रूप है, समाययौ। अब यहां तक तो थी, ये तो थी हमारी व्याकरणात्मक टिप्पणी जिसके अंतर्गत आपको जितने भी आपके पद्य में शब्द आए हैं उनका प्रकृति प्रत्यय, उनमें यदि कोई संधि है तो वो संधि, उनमें यदि कोई समास है तो वो समास, ये सब आपको ध्यान रखना है। हो सकता है फिर उस संधि को पूछते पूछते वो उस संधि में भी चले जाएं तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। अब बात आती है साहित्यिक टिप्पणी की। साहित्य में हम
इसका छंद देखेंगे, हम इसका अलंकार देखेंगे। तो छंद है इसमें वंशस्थ छंद। अब वंशस्थ छंद जब आप बताएंगे तो आपसे जो विषय विशेषज्ञ है वो ये उम्मीद रखेगा कि आपको वंशस्थ छंद का लक्षण ज्ञात हो। तो उसके लिए आपको जो भी छंद, जो भी पद्य आप ले रहे हैं उसका लक्षण याद होना चाहिए। उस जो छंद है उसमें कितने वर्ण आते हैं और वो वर्ण किस क्रम में आते हैं। जैसे वंशस्थ का लक्षण है जतौ तो वंशस्थ मुदीरितम जरौ। तो जतौ और जरौ, ये हमें पता है कि प्रत्येक गण में 3 वर्ण होते हैं। तो जतौ और जरौ, ये 4 जो गण इसमें होते हैं वंशस्थ में, और प्रत्येक गण में 3 वर्ण होते हैं। तो इस प्रकार से कुल 12 वर्ण वंशस्थ छंद में होते हैं। तो ज से जगण, त से तगण, फिर ज से जगण और फिर र से रगण, ये इसका क्रम होता है। और चाहे तो आप इसको पद्य में घटा भी सकते हैं। यहाँ पर आप एक जो पंक्ति है उसमें घटाकर उसको दिखा भी सकते हैं। जगण का, तगण का, फिर से जगण और फिर से रगण, इस प्रकार से ये आपको यमाता राजभान सलगा, इस सूत्र से आप इसको घटाकर देख सकते हैं। फिर छंद हो गया वंशज छंद। फिर आता है अलंकार। तो अलंकार वने वनेचरः, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, 2 वर्णों की आवृत्ति हो रही है तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अब एक और बात आपको जो ध्यान रखनी है, जिस भी ग्रंथ का आप पद्य ले रहे हैं तो उस ग्रंथ का जो नाम है उस शब्द की व्युत्पत्ति भी आपको ज्ञात होनी चाहिए। तो उसके लिए अब यहाँ पर हम किरातार्जुनीयम का हमने लिया है, तो हम किरातार्जुनीयम ग्रंथ की व्युत्पत्ति देखेंगे। तो किरातार्जुनीयम में पहले हम अगर समास देखेंगे तो किरातश्च अर्जुनश्च इति किरातार्जुनौ, इस प्रकार से बनेगा। अब इसमें प्रत्यय किस तरह से लगा है, तो किरातार्जुन प्लस छ प्रत्यय लगा है। एक सूत्र आता है अष्टाध्यायी में, शिशु क्रंद यम सब द्वंद्व इंद्र, इस प्रकार से एक सूत्र आता है। इस सूत्र से छ प्रत्यय हुआ है। अब छ प्रत्यय का हमने सूत्र पढ़ा है एक, आयनीय ईय फड खच घाम। इस सूत्र से क्रमशः फ ढ ख छ और घ को आयन ए ईन ई और ई आदेश हो जाता है। तो यहाँ पर छ, क्योंकि छ आया है तो छ को इस सूत्र से छ को आदेश हो जाएगा ईय। अब यहाँ पर जो न था उसको यचिबम से उसकी भ संज्ञा होगी, और यस्यति च से जो न में अ है उसका लोप हो जाएगा, और फिर ईय में न में ईय जुड़ के और ये ईय बन जाएगा। और क्योंकि जो ग्रंथ शब्द होते हैं वो नित्य नपुंसकलिंग होते हैं, इसलिए हम सू लाकर उसको अम से सू लाकर उसको अम बना के और उसको नपुंसकलिंग में बना देंगे। इस प्रकार से ये किरातार्जुनीयम जो शब्द है उसकी व्युत्पत्ति होती है। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि किस प्रकार से आपको बोर्ड पर किसी भी टॉपिक को पढ़ाना है। ये साहित्य का विषय है, आप चाहे दर्शन से ले सकते हैं, आप चाहे व्याकरण से ले सकते हैं, आप किसी और काव्य शास्त्र से ले सकते हैं, किंतु आपको पढ़ाने के लिए एक एक शब्द जो भी आप पढ़ा रहे हैं उसका एक एक शब्द आपको क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में कि ये शब्द कैसे बना है, यहाँ पर ये संधि हुई है तो क्यों हुई है, यहाँ पर ये संधि नहीं है तो क्यों नहीं है। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। जय तु संस्कृतम।